हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इमरजेंस ऑफ सोवियत यूनियन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ये कैसे एक बड़ी पावर बना। सोवियत यूनियन यानी कि प्रेजेंट रशिया। तो इस लेक्चर में आपको काफी कुछ जानने को मिलने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि इन चारों कंट्रीज में से वो कौन सा कंट्री था जिसने के न्यू डील पॉलिसी को अडॉप्ट किया था अपने इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इमरजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, जहां पर के हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था कि कैसे यूएस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ी पावर बन के उभरा था। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंस ऑफ सोवियत यूनियन। सो लेट्स स्टार्ट विद इमरजेंस ऑफ सोवियत यूनियन। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रशिया जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा प्लेयर था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ जार निकोलस सेकंड। बट इन 1917 वहां पर रशियन रेवोल्यूशन आ जाने की वजह से अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ करना पड़ता है। और एक कमाल की बात यह है, और एक कमाल की बात मैं आपको ये बताता चलूं कि रशिया एक अकेला वाहिद कंट्री था जिस पर के जो 1929 से 33 तक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड था, रशिया उससे अफेक्ट नहीं हुआ था। बेसिकली जो रशियन इकोनॉमी शैटर हुई थी वो हुई थी ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद वहां पर चलने वाली एक लंबी सिविल वॉर, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि वहां पर अचानक से काफी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पैदा हो गया। बट मैं ये जरूर बता दूं कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया एक बड़ी ताकत बनकर वर्ल्ड स्टेज पर उभरा। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया के अंदर क्या पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हुई, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 1917 के रशियन रेवोल्यूशन या फिर जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहें, बिकॉज बोल्शेविक ये एक पार्टी का नाम था और इस पार्टी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ही रशियन रेवोल्यूशन रशिया में लाया था। तो जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स थे उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है इन द नॉन रशियन नेशनलिटी, जहां पर के रशियन पीपल काफी कम रहते थे। और बाय द वे यही वो पीरियड था जब रशिया में सिविल वॉर की स्टार्टिंग हुई। बट जब 1922 आते आते हम देखते हैं तो 1922 आते आते ये जितने भी नॉन रशियन नेशनलिटीज और रशियन जो एरियाज थे ये सब एक यूनियन, ये सारे नेशंस एक तरह की कन्फेडरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसका नाम रखा गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर, जो कि 1991 में कोल्ड वॉर के नतीजे में खत्म हो गया। वैसे यूएसएसआर ये रशिया का पुराना नाम है और ये एक फेडरेशन थी बहुत सारे रिपब्लिक्स को जोड़कर। तो जब यूएसएसआर बना तो हम ये देखते हैं कि इनिशियली इसके मेंबर्स जो थे वो सिर्फ 5 कंट्रीज थे, जो कि 1936 आते आते इसके मेंबर्स हो जाते हैं 11 और 1940 आते आते ये नंबर पहुंच जाता है एट 15। नाउ तो ये आपके स्क्रीन पर मौजूद है प्रेजेंट रशिया का मैप और ये है फॉर्मर यूएसएसआर, जिसमें कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे लाइक यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया और बेलारूस, ये जो भी कंट्रीज थे इन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ी फेडरेशन थी। रशिया उस टाइम भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था और 91 में जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ और इसमें से 15 मुल्क आजाद हुए, यूएसएसआर टूटने के बावजूद भी आज भी रशिया ही दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। तो देखिए, रशिया को यूएसएसआर बनाने के पीछे जो बेसिकली हाथ था वो इस बंदे का हाथ था। इनका नाम है
लेनिन। ये बोल्शेविक पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे और इन्हीं की लीडरशिप में बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया के अंदर आए, जिसे कि हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब 1924 में लेनिन की डेथ होती है तो उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम रशिया पर रूल कर रही थी, तो लेनिन की डेथ की वजह से इस कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारी सीरियस डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। और 1930 आते आते जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर्स थे उन सब को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिनमें से कि एक बहुत बड़ा नाम है ट्रॉट्सकी जो कि लेनिन के राइट हैंड कंसीडर किए जाते थे। ये है आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट ट्रॉट्सकी का फोटो। देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पढ़े लिखे और लर्नेड इंसान थे। तो 1930 में हम ये देखते हैं कि ट्रॉट्सकी जिन्होंने के रेड आर्मी बनाई थी फॉर द रेवोल्यूशनरीज, इनको भी एग्जाइल में भेज दिया जाता है, जिससे कि जो सोशलिस्ट इमेज थी रशिया की वो बहुत डैमेज हो जाती है। अच्छा, इस सब के साथ एक और चीज चल रही थी, वो था बाइकॉट ऑफ सोवियत यूनियन। ये बाइकॉट क्यों चल रहा था? बिकॉज आफ्टर 1917 जब रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो जो भी मेजर वर्ल्ड पावर्स थे उन्होंने सोवियत यूनियन को बहुत लंबे टाइम तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया उसकी गवर्नमेंट को। जिस तरह से कि प्रेजेंट में हम ये देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया जा रहा है। और इसी के चलते जो सोवियत यूनियन था, रशिया था, इसको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था इन द लेक्चर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां पर के ट्रीटी ऑफ वर्साई और ट्रीटी ऑफ सेवरे की गई थी, वहां पर भी उस पीस कॉन्फ्रेंस में रशिया को नहीं बुलाया गया था और इसको लीग ऑफ नेशंस से भी दूर रखा गया था। लीग ऑफ नेशंस बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बॉडी बनाई गई थी जो कि आगे चल के बेस बनी यूएनओ का। तो देखिए, रशिया को ज्यादा टाइम तक इग्नोर करके तो चला नहीं जा सकता था। तो जैसे जैसे रशिया की पावर बढ़ती गई धीरे धीरे एक के बाद एक कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज करने लगे। और हम ये देखते हैं कि सबसे पहले 1933 में सोवियत यूनियन के साथ ब्रिटेन ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स स्टैब्लिश किए। फिर 1934 में उसे मेंबर भी बना दिया गया लीग ऑफ नेशंस का। और इस तरह से सोवियत यूनियन का जो आइसोलेशन था उसका एक एंड हुआ। बट सोवियत यूनियन को लेकर जो हॉस्टिलिटी थी वो बरकरार रही इन कंट्रीज की, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो या फिर यूएस। इन सब का एक हॉस्टाइल एटीट्यूड था टुवर्ड्स सोवियत यूनियन। अच्छा, सोवियत यूनियन की यानी कि रशिया की जो इकोनॉमी थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से काफी बुरी तरीके से हिट हुई थी। वैसे रशिया की एक वाहिद इकोनॉमी थी जो कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के इफेक्ट से बची रही थी, बट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स थे उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो इस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो वहां पर 1917 के बाद कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब 1917 के बाद रशिया में सिविल वॉर का दौर स्टार्ट हुआ तो वहां पर जो वर्कर्स की सैलरी थी, वेजेस थे, वो अब काइंड में पे किए जाने लगे, यानी कि सैलरी में उनको गेहूं, चावल, इस तरह की चीजें दी जाने लगी। बट ये एक टेम्परेरी मेजर था ताकि ताकि जो इकोनॉमी है उसके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। और जब 1921 में सिविल वॉर का एंड होता है तो ये जो मेजर्स थे इनको विड्रॉ कर लिया गया और इसके बाद इंट्रोड्यूस की गई नई इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर कुछ साल बाद 1929 में हम ये देखते हैं कि रशिया ने अपनी जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन था उसको स्टार्ट किया ताकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बूस्टअप मिले। और उसके लिए उसने एक बहुत ही सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिसमें कि उसने पॉलिसी अडॉप्ट की, 5 इयर्स प्लान की। बेसिकली जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया था। और ये जो मॉडल था ये मॉडल लिया गया था फॉर्मर यूएसएसआर और प्रेजेंट रशिया से। तो फिर हम ये देखते हैं कि 1929 में ये जो सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुई, इससे रशियन इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला। इसके अलावा वहां पर जो चर्चेस थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो
नोबिलिटी को बिलोंग करने वाले लोग थे, उन सब की प्रॉपर्टी और जितनी भी जागीर थी वो सब जब्त कर ली गई बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज अब रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी थी और कम्युनिस्ट जो थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव नहीं करते थे। अभी के लिए जो फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म आप दुनिया में देख रहे हैं ये वो प्योर कम्युनिज्म नहीं है जिसकी लाइंस पर 1917 में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इन द रशिया, जो कि एक प्योर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। और 1937 में गवर्नमेंट ने कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी को भी अडॉप्ट कर लिया। कलेक्टिवाइजेशन बेसिकली ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जहां पर के गेहूं के 3-4 खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया गया, जिससे कि प्रोडक्शन में काफी हद तक हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। इन सब स्टेप्स का नतीजा क्या हुआ? इन सब स्टेप्स के बावजूद हम ये देखते हैं कि जैसे कि सोवियत यूनियन का एक बाइकॉट चल रहा था, उसके बावजूद भी सोवियत यूनियन एक मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट पावर बन के उभरा कुछ ही साल के अंदर और ग्रोथ के मामले में सोवियत यूनियन ने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था। सोवियत यूनियन इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर रेट। नाउ वी आर गोइंग टू बाइंड अप द लेक्चर। तो सोवियत यूनियन और वेस्ट के बीच में एक कशमकश चलती रहती थी, बिकॉज सोवियत यूनियन जो था ये अगेंस्ट था फाशिज्म के, और जो कॉलोनीज थी जो कि इंपीरियल पावर्स थे जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के अंडर जो कॉलोनीज थी उनमें जो आजादी को लेकर, इंडिपेंडेंस को लेकर मूवमेंट्स चल रहे थे, रशिया, सोवियत यूनियन उसको भी सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा क्लैश का रीजन बना बिटवीन द वेस्ट एंड सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन को लेकर यही जो हॉस्टिलिटी थी, उसके लिए हम ये देखते हैं कि सोवियत यूनियन को डाउन करने के लिए फाशिस्ट पावर्स को अपीज किया जाने लगा, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़ा कॉज बना फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेशनल मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आज के लिए बस इतना ही। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि न्यू डील पॉलिसी जो कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए अडॉप्ट की गई थी, ये किस कंट्री ने अडॉप्ट की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, यूएस। यस माय फ्रेंड्स, न्यू डील पॉलिसी जो थी ये एक पॉलिसी थी जो कि यूएसए ने अडॉप्ट की थी अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था इन द प्रीवियस वीडियो। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रीवियस वीडियो के लिंक को फॉलो करें। तो ये वीडियो बस मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।